नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय के DSC 14 संस्कृत ग्रामर लघु सिद्धांत कौमुदी का PYQ की सीरीज़ चल रही है, एक्सप्लेनेशन प्लस PYQ। इस पर मैं अब तक 2 वीडियो डाल चुका हूँ। 2 वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद एक्सप्लेनेशन नोट्स के साथ बता दिए हैं PYQ के साथ। अब आज तीसरा हम जो पार्ट करने वाले हैं इस वीडियो संज्ञा प्रकरण का, उसमें हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट PYQ की जो कि पेपर में आते हैं। उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न से आप देख सकते हैं, मैंने PYQ आपके सामने खोल रखा है। PYQ में पहले तो देखिए आप, मैंने कल आपको ये प्रत्याहार सिखाया था, 4 नंबर मैंने आपके फिक्स किए थे। दूसरा जो यहाँ पे है वो आज हम इन 4 नंबरों की बात करेंगे जो कि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न के ऊपर है। किसके ऊपर है? वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न के ऊपर। तो इसको टाइम न वेस्ट करके हम शुरू करते हैं। इसके लिए जो एक सूत्र है फेमस, वो है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ये एक संज्ञा सूत्र है। इसका पदच्छेद करेंगे तो तुल्यास्य प्रयत्नम प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है, और तुल्यास्य का मतलब होता है तालवादी उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न जो तालु आदि से उच्चरित होते हैं, और जो आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न मतलब क्या होता है? जो अंदर से जिनका उच्चारण होता है, अंदर से जिनका उच्चारण लगा के हम जिन वर्णों को बोलते हैं वो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। तो जो तालवादी से उच्चरित स्थान है और आभ्यंतर प्रयत्न है, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण संज्ञा का मतलब क्या है? वो अपने ही सवर्णियों के बोधक होते हैं। तो आपने समझ लिया। अब मैं बताता हूँ, आप इसकी वृत्ति एक बार पढ़िए। वृत्ति मैंने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्चेति इति यद्द्वयम् यस्येन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञा स्यात्। तो मैंने पहले कहा था वृत्ति आपको याद करनी पड़ेगी। आप 2-4 बार पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको वृत्ति याद हो जाएगी। अब इसका अर्थ समझिए क्या है। इसका अर्थ है जिन सवर्णों का उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न दोनों एक समान होते हैं। यदि कोई ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक ही समान हो, उनकी परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। अब ये कैसे होती है, किन वर्णों का उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप इसका अर्थ समझिए, ये कहना क्या चाहता है। इस सूत्र का मतलब है कि जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक जैसा होता है, उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे का और खा, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान एक का कंठ है और एक का आभ्यंतर प्रयत्न निष्पृष्ट है, मतलब दोनों का एक ही पड़ रहा है। अब अभी आप थोड़ा समझ ना पाए होंगे, आगे हम उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न को समझेंगे, फिर उसके बाद आप इसको समझ सकते हैं। ये देखिए मैंने टेबल बना रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा। ये जो हमारे उच्चारण स्थान है, आपने शायद पिछले सेमेस्टर भाषा विज्ञान में पढ़ रखा होगा, 3rd सेमेस्टर में शायद आपको याद हो। नहीं याद होगा तो आप इसे याद कर लीजिए। हमारे पास टोटल कितने उच्चारण स्थान हैं? कम से कम 11 के आसपास हैं, और इनकी मैंने एक टेबल बना रखी है। तो अखो विसर्जनीया कंठा ऋतु रसानाम मूर्धा उपपुद्मानियो ओष्ठौ ए दौतो कंठतालु वकारस्य दंतोष्ठम नासिका अनुस्वारस्य ईचु यशानाम तालु लीतु लसानाम दंता यमगणनम नासिका च ओदौतो कंठोष्ठम जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम। ये हमारे उच्चारण स्थान है। अब इनको समझने के लिए एक टेबल हमारे पास है, एक टेबल है। इस टेबल को आप अगर बना लीजिए अपनी कॉपी में, और इस टेबल को अगर आप रोज़ देखेंगे, रटना नहीं है, आप अगर इसे रोज़ देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे है अखो विसर्जनीया नाम कंठा, आखो विसर्जनीया नाम मतलब आ और का वर्ग के खा खा गा गा, आ और का वर्ग के कखा गा गा, और विसर्जनीया नाम कंठा, विसर्जनीय से विसर्ग आता है, विसर्ग भी जिसके पास, और हा, इन सब का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है इन वर्णों का। उसके बाद दूसरा है ईचू यशानाम तालु, मतलब ई चू चाचा जाजा या, ई चाचा जाजा या, और यशानाम या शा, इन वर्णों का तालु होता है उच्चारण स्थान। किसका किसका? ई का। नाम से ही अगर आपने सिर्फ इन पंक्तियों को याद कर लिया ना तो आपको याद हो जाएगा। ईचू यशानाम, ई चू चा मतलब चावर चाचा चाचा या, यशा या और शा, इनका स्थान तालु होता है। मूर्धा की बात करें तो रीटू रसाना मूर्धा, री टू टा मतलब क्या है? टावर्ण, टाठा डडाणा, और री वर्ण, रसाणाम रा और शा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखे हुए कौन कौन से वर्ण हैं। उसके बाद लीटू लसाना दंता, ला और ता वर्ण
तथा दधा ना, सा नाम मतलब सा और ला इनकी क्या होती है, दंत होती है। इसी तरह ओष्ठ की, उपो पद्मानी या नाम ओष्ठा, उपो पा वर्ग पापा बाबा माँ, पा और फा यहाँ पर जो है वो उपपद्मियों वाला है, मतलब जिसमें वो लग जाता है अनुस्वार। इनकी जो होती है, वैसे इतने साइन लगे वाले पूछे नहीं जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अनुस्वार और ये जो होती है अनुसार संज्ञा वाला पूछा नहीं जाएगा, अनुनासिक वाला पूछा नहीं जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है इसके अंदर क्या क्या आते हैं, मेन यही सही प्रश्न बनते हैं, तो इतना आप लोग डरे ना उसको देख के। और उसके बाद क्या है, यमगणनम नासिकाचा, यमगणनम तो बहुत है, यमगणनम नासिकाचा, नासिका से जो उच्चारित होते हैं वर्ण कौन से हैं, यमगणनम, समझ रहे हैं ना आप लोग। उसके बाद क्या है, ए दो तो कंठतालु, ए दो तो कंठतालु का अर्थ क्या है, कंठतालु में ए और ओ वर्ण आते हैं, ए दो तो कंठतालु, ए और कंठोष्ठ में क्या आते हैं, ओ और औ। कंठ और ओष्ठ से जो उच्चारण होने वाले वर्ण हैं उन्हें कंठोष्ठ कहते हैं, और कंठ और तालु से जो उच्चारण होने वाले वर्ण है वो ए और औ हैं। और उसके बाद वकारस्य दंतोष्ठम, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो वकार और दंत दोनों से उच्चारित होते हैं, दंत ओष्ठ मतलब दांत और होठ दोनों से, ये वकार दंतोष्ठ है। और जीवा मूल्य, उपपद्मानी का और खा, ये जीवा मूल्य होते हैं, जीवा मूल्य से सजीवा मूल्य। तो आप देख सकते हैं संस्कृत पंक्ति इधर वर्ण है, उन पंक्ति में क्या क्या आता है, और इधर उनके उच्चारण स्थान लिखे हुए हैं। ये सब कुछ जो है ना आपको याद होना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ये मैंने बता दिया, अब इसके बाद आभ्यंतर प्रयत्न को समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। यत्नो द्विधा अभ्यंतरो बाह्यश्च, अध पंचदा स्पृष्ट ईशत स्पृष्ट ईशत विवृत विवृत समृद्ध भेदात, मतलब 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। इनके वर्ण भी यहाँ मैं, ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्पर्श स्पृष्ट जिसको हम बोलते हैं, ईशत स्पृष्ट, ईशत दिवृत, ईशत दिवृत, और 2 होगा भी, मैं देखता हूँ ऐड करता हूँ इसमें, तब तक हम इनको समझते हैं। तो स्पर्श वर्ण क्या होता है, स्पर्श वर्ण के अंदर, स्पर्श वर्ण का जो हमारा पंक्ति है वो क्या है, तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम, जो स्पर्श वर्ण होते हैं उनका जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो स्पृष्ट होता है। अब स्पर्श वर्ण क्या होते हैं, स्पर्श वर्ण क्या होते हैं, कादयो माँ असाना स्पर्शा, मतलब का से लेके माँ तक के वर्ण के अंदर जो भी वर्ण आते हैं वो हमारे स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। जैसे का का, जैसे जया टना तथा तना पहवा, ये सभी जो वर्ण यहाँ पे लिखे हैं ये सब कौन से हैं, इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, स्पृष्ट होगा, क्या होगा, स्पृष्ट होगा। और ईषद स्पृष्ट में क्या आता है, ईषद स्पृष्ट अंत स्थानाम, जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, यड़ो अंतस्थ्या, यण प्रत्यय के अंदर क्या आता है, यावार अलावा, यार प्रत्याहार को अगर आप याद कर लिए, यार अलावा वही आता है इसके अंदर, यड़ो अंतस्य वर्ण का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या है, ईशत स्पृष्ट। उसके बाद ईशत दिवृत, ईशत दिवृत के अंदर क्या आते हैं, शल वर्ण आते हैं, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, ईशत दिवृतम ऊष्माणाम, शा सा शा हा, ये सभी वर्ण जो है ये ईशत दिवृत वर्ण है, इनका जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो ईशत दिवृत है। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो बचे हुए जो 2 हैं वो क्या है, पहला है हमारा विवृत, विवृत हमारा चौथा है बाह्य प्रयत्न। विवृत क्या होता है, विवृत स्वराणाम, जितने स्वर आते हैं आ ई उ री ली ए ओ आई औ, ये सब विवृत के अंदर आते हैं, इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, विवृत। उसके बाद आखिरी हमारा है स्वरित। स्वरित में केवल आ का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, आ का। ह्रस्व आ जो होता है उसका जो प्रयोग होता है वो किस में होता है, विवृत में होता है। ह्रस्व सवर्णस्य प्रयोगे समृतम, जो ह्रस्व आ है उसका प्रयोग समृत कहलाता है। प्रक्रिया तो विवृतम एव, प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव, जैसे उसकी पंक्ति है वैसे इसकी पंक्ति है। जो प्रक्रिया के समय जो हम जिस विवृत का प्रयोग करते हैं, जिस आ का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, समृत कहते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए बाही प्रयत्न भी हमारे कोर्स में है, पढ़ने को भी है, लेकिन मैं यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले पढ़ रहे हो तो आप बाह्य प्रयत्न को समझ लो, सुन लो, लेकिन उस पर इतना जोर मत देना, क्योंकि बाह्य प्रयत्न से मैंने PYQ देखा है क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उच्चारण स्थान और
आभ्यंतर प्रयत्न से पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ PYQ में अगर आपको ले चलूँ, ये देखिए, ये जो आपका PYQ है, इसमें पूछा गया है किन्हीं दो वर्णों के उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न बताएं। तो ज़्यादातर मैंने जो भी सिलेबस देखा है उसमें उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न पर ही बात की गई है। अब चलिए मैं इसका एक आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। आप लोग पहले इस टेबल को याद करें, फिर ये आभ्यंतर प्रयत्न वाली टेबल, और फिर ये जो बाह्य प्रयत्न का बचा हुआ यहाँ पे पार्ट था, सॉरी अभ्यंतर प्रयत्न, मतलब आपको ये टेबल और ये टेबल पूरी याद करनी पड़ेगी। अच्छे से याद कर लीजिए कौन सा वर्ण किस में आता है, तो आप समझ जाएंगे। अब जैसे इसमें आपको समझ में आएगा, ये PYQ है मेरे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के PYQ है पुराने। जैसे आपसे पूछा गया आवर्ण, क्या पूछा गया? आ। अब आप देखिएगा, आपसे पूछता है आवर्ण। अब सबसे पहले आपको आवर्ण ढूंढना पड़ेगा। आप आवर्ण देखिए, आवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। तो आप सीधा लिख देंगे कंठ। यहाँ आपने लिख दिया कंठ, उसका उच्चारण स्थान क्या था? कंठ, ठीक है। अब उसके बाद आइए उसका बाह्य प्रयत्न देखते हैं। अगर आप उसका बाह्य प्रयत्न देखेंगे तो आ किस में आता है? आ आता है इसमें, विवृत में। तो उसका आभ्यंतर प्रयत्न, सॉरी आभ्यंतर प्रयत्न होगा, बार बार बाह्य प्रयत्न निकल रहा है। आभ्यंतर प्रयत्न उसका क्या होगा? विवृत। तो आप यहाँ पर आएंगे और क्या लगा देंगे? विवृत, सॉरी समृद्ध, समृद्ध लगा देंगे। समझ गए? इस तरीके से आप कोई चीज़ समझनी पड़ेगी। ये समृद्ध नीचे वाला आपको पूछा है ना, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, समृद्ध, समझ गए आप? इस तरीके से आपको इसमें इसे लगाना है। आ का आप समझ गए, आ का उच्चारण स्थान कंठ है और आभ्यंतर प्रयत्न समृद्ध है। अब उसके बाद जैसे ता चा पूछ लिया, क्या वर्ण पूछ लिया? चा। चा वर्ण पूछा है, तो चा का जो तालु स्थान है, अब यहाँ पे आप देखिए, ईचू यशानाम तालु, ईचू यशान तालु में चा आता है, ये देखिए चा आता ही आता है। ईचू यशानाम तालु में चा आता है, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप लोग, चा आता है। तो हमारा जो उच्चारण स्थान होगा वो चा का तालु बन जाएगा। अब हम चा को ढूंढेंगे आभ्यंतर प्रयत्न में। आभ्यंतर प्रयत्न की टेबल में अगर आप यहाँ चा देखें तो चा आपको कहाँ दिख रहा है? स्पष्ट वर्ण में दिख रहा है कि नहीं? स्पष्ट वर्ण में चा है, तो हमारा इसका जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो स्पष्ट हो जाएगा। समझ गए? इसी तरह पूरा सॉल्व करना। अब टा का देखा, तो टा से क्या आ रहा है? ऋतु रसाना मूर्धा। ये देखिए टा किस में आता है? मूर्धा में आता है, तो इसका उच्चारण स्थान हो गया ऋतु रसाना मूर्धा। और इसका प्रयत्न क्या है? तो टा आता है इसमें, टा ठा स्पृष्ट वर्ण में, तो इसका आभ्यंतर प्रयत्न हो गया स्पृष्ट। क्या हो गया? स्पृष्ट। समझ रहे हैं ना आप लोग? इसका अवंतर प्रयत्न हो गया आपका स्पृष्ट। इसी तरह आपको पूरा ढूंढते चलना है, बहुत सिंपल है। फ्री के नंबर है भाई, सिर्फ ये टेबल याद कर लो फ्री के। और मैं बता रहा हूँ आपको, टेबल में प्रॉब्लम अगर होती है तो मैं सिंपली आपको कहूँगा आप सिर्फ इन पंक्तियों को याद कर लो। अको विसर्जनीयाम कंठा, आ और का वर्ग, विसर्ग और हा वर्ण, ये सभी के उच्चारण स्थान कंठ होते हैं। ऋतु रसाना मूर्धा, रा टाठा डाना, रा और शा इनके उच्चारण स्थान मूर्धा। सिर्फ आप उच्चारण स्थान की पंक्ति को याद कर लो, आपको वर्ण अपने आप याद हो जाएंगे। और उसके बाद ये जो स्पृष्ट वर्ण है इनको एक बार देख लो, ये तो बहुत सिंपल है। जैसे ईशद स्पृष्ट है तो एकदम सिंपल है, ईशद स्पृष्ट का उच्चारण स्थान क्या होगा? यणो अंतस्थ है, मतलब अंतस्थ वर्ण, यारा लावा। समझ रहे हैं ना? और ईशद द्विवृत्त का क्या होगा? शाशा शाशारा। आप मेरे साथ याद कीजिए, ईशद स्पृष्ट का क्या है? यारा लवा। और ईशद द्विवृत्त का क्या है? शश शशहा, सभी ऊष्म वर्ण। और जो बचे हुए आए क्या है? विवृत्त। विवृत्त का क्या है? सभी स्वर। और समृद्ध का क्या है? जो आ के प्रयोग में आता है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल है, आराम से आप कर लेंगे। तो आपको मैंने संज्ञा प्रकरण अब तक जितना पढ़ाया है, इसमें मैंने एक इधर से आपके 4 नंबर फिक्स किए थे और आप इधर से अपने 4 नंबर ले लीजिए। इधर से केवल आपको 2 करने हैं, देखिए केवल 2 का ऑप्शन मिला है। अब जैसे यहाँ का पूछा है तो का कितना सिंपल है, कंठ इसका उच्चारण स्थान है। समझ रहे हैं ना? और अभ्यंतर प्रयत्न इसका क्या था? समृद्ध। बहुत ही सिंपल है। समझ रहे हैं ना आप लोग? और यहाँ आप शाह को ले लीजिए, शाह का लिख दीजिए, इचू यशानाम तालु हो गया, ऊष्म वर्ण स्पर्श वर्ण हो गया, ऊष्म वर्ण, हाँ ऊष्म वर्ण। तो कितना सिंपल है, आपको केवल 2 करने हैं और आप अगर एक बार इनको अच्छे से देख लोगे तो आप ये 2 कर ले जाओगे। मतलब आपके 8 नंबर तो यहाँ से फिक्स हो गए। अब बचता है आपका जो लास्ट संज्ञा प्रकरण का, मेरे हिसाब से वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं इन संज्ञाओं की बात करूंगा। जो ये प्रश्न आता है 6 नंबर का संज्ञा का, जिसमें गुण संज्ञा, पद संज्ञा, सहिता संज्ञा, अनुनासिक, ये पूछ लेता है।
इन पर मैं कल चर्चा करूँगा, वो मेरा लास्ट वीडियो होगा। फिर आपका संज्ञा प्रकरण पे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम संधि पे आएंगे, क्योंकि पेपर में आप देख सकते हैं फिर संधि पे प्रश्न आते हैं अच्छे खासे, समझ रहे हैं ना। और लास्ट में समास। तो 6 4 4 मतलब 14 नंबर अगर आपने अच्छे से कर लिया तो संज्ञा प्रकरण से आपको मिलने हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। और PDF के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।